नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौते की समीक्षा का समय आ गया है। जब ये समझौता हुआ था तब ये समझौता बहुत ही दोषपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही अव्यावहारिक व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा एक दब्बू और कायर व्यक्ति की तरह से व्यवहार किया था। सिंधु जल समझौते पर भी उन्होंने बहुत ही गलत निर्णय लिया था। नदी का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया, मात्र 20% पानी भारत को मिला था। अगर सिंधु नदी का 50% पानी हमें मिलता तो इससे राजस्थान और अन्य सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती। पर नेहरू ने देश के हित को नज़रअंदाज करके इस समझौते को संपन्न किया। इतने वर्षों तक हमें इस समझौते से नुकसान हुआ। पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में आतंक मचाते रहे, पर भारत के नेताओं ने कभी भी पाकिस्तान के आतंकवाद को नष्ट करने के लिए कोई भी व्यावहारिक प्रयास नहीं किया। स्वतंत्रता के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत को नष्ट करने और गजवाए हिंद की नीति पर चलना शुरू कर दिया। 1971 में दोनों देशों के मध्य एक निर्णायक युद्ध हुआ। उस युद्ध में पाकिस्तान की पराजय हुई। तब पाकिस्तान ने समझ लिया था कि भारत को युद्ध में हराना असंभव है। इसलिए पाकिस्तान ने अपना रास्ता कुछ दूसरी तरह से चुना। उसने भारत में आतंकवादी हमले किए। उस हमले से भारत को हर तरह से बहुत नुकसान हुआ। पर उस समय की कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान के आतंकवाद को नष्ट करने के लिए कोई भी सफल और व्यवहारिक नीति नहीं बनाई। इसलिए पाकिस्तान का आतंकवाद बढ़ता ही चला गया। उधर बांग्लादेश के घुसपैठिए बहुत बड़ी तादाद में घुसते चले गए। आज करीब 6 से 7 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश में घुस आए हैं। देश के अंदर आज भी भ्रष्टाचार बहुत अधिक मात्रा में है। सभी पार्टियों में अपराधी नेता भरे पड़े हैं। पाकिस्तान की नीति है गजवाए हिंद करना, पर भारत के लोगों के पास और भारत के नेताओं के पास शत्रुबोध का अभाव है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि 2014 में सत्ता में परिवर्तन हो गया, नहीं तो भारतीय समाज की दशा बहुत ही खराब हो जाती। आज भी 80% यादव भाजपा को वोट नहीं देते हैं। 90% से ज़्यादा दलित भाजपा को वोट नहीं देते हैं। दलित समाज की दशा बहुत अधिक शोचनीय है। वैसे मोदी जी ने पिछले 10 सालों में बहुत अधिक विकास किया, पर दलित समाज की हालत अभी तक ठीक नहीं हुई है। अधिकांश भारतीयों को भारत की किसी भी समस्या के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सिंधु जल समझौता ठीक हुआ था या कि गलत हुआ था, इस बारे में अधिकांश लोगों को कुछ भी पता नहीं है। इसी तरह से सिंध के हिंदुओं के प्रति अधिकांश यादव जाति के लोग उदासीन हैं और अन्य जातियों के लोग भी उदासीन हैं। यादव और कुछ अन्य जातियों के लोग परम अज्ञानता में इस कदर डूबे हुए हैं कि उन्हें भारत और भारत के लोगों से कोई मतलब नहीं है। वैसे भ्रष्ट और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए देश और देश के लोग और उनकी समस्याएं व्यर्थ हैं। बहुत से अपराधी प्रवृत्ति के लोग पैसे के लिए अपने देश को भी बेच सकते हैं और अपने समाज को भी बेच सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सभी लोगों का भला चाहते हैं।
ऐसे लोग जातिवाद को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग जातिवाद को नष्ट करना चाहते हैं और हर तरह की बुराई को नष्ट करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। 3 बार चुनाव हारने के बाद भी ये पार्टी अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है भारत की संस्कृति को नष्ट करना और छद्म धर्मनिरपेक्षता को फैलाना, परम भ्रष्टाचार को फैलाना, परम अपराधीकरण को फैलाना और परिवारवाद को फैलाना। ये कितने आश्चर्य की बात है कि ये परिवार भारत की राजनीति में 1947 से ही सक्रिय है। अभी भी ये परिवार भारत की राजनीति में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में सक्रिय है। इस पार्टी ने अभी भी अपनी विचारधारा को बदला नहीं है। यही बात देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। सिंधु नदी के पानी को यदि रोक दिया जाए तो इससे पाकिस्तान की हालत एकदम ख़राब हो जाएगी। सिंधु नदी के पानी को रोकने के लिए बहुत से बांध बनाने पड़ेंगे और बहुत सी नहरें बनानी पड़ेंगी इस कार्य में 5 से 10 साल लगेंगे। इस कार्य में बहुत अधिक पैसा खर्च होगा। इस कार्य में बहुत अधिक समर्पण की ज़रूरत है, तभी ये कार्य संपन्न हो सकता है। भारतीय समाज एक नेतृत्वविहीन नाव की तरह भटक रहा है। भाजपा को सिंधु नदी पर आज से 10 वर्ष पहले ही बांध बना लेना चाहिए था, पर भाजपा ये कार्य अब करने जा रही है। जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कई भारतीयों को गोलियों से भून दिया, तब जाकर सरकार की आंख खुली। 2019 में जब भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था तो न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देना चाहिए था, पर तब सरकार ने न्याय व्यवस्था को नहीं बदला। जब 2024 में भाजपा की अल्पमत की सरकार बनी तो भाजपा न्याय व्यवस्था को नहीं बदल सकती है। इसीलिए भारत की न्याय व्यवस्था रोहिंग्याओं के समर्थन में खड़ी हो जाती है। हमारी न्याय व्यवस्था सड़ गई है। इसी तरह से हमारी न्याय व्यवस्था बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में खड़ी हो जाती है। अधिकांश लोग चेतना शून्य अवस्था में जी रहे हैं। वो ना तो कुछ पढ़ते हैं, ना ही कुछ जानते हैं। बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने ऐसे लोग वोट डालते हैं और ऐसे लोग कांग्रेस, सपा, डीएमके और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को जिता देते हैं और ऐसी खतरनाक पार्टियां मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाती हैं जिनकी सिर्फ एक ही विचारधारा है, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। सिंधु नदी के पानी को भारत की सरकार को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए ताकि इस नदी का पानी भारत के लिए उपयोगी बन सके। वैसे इस बारे में अब काफ़ी लोग जानने लगे हैं, पर अभी भी सभी लोग इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। सिंध में जो हिंदू रहते हैं उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। 1947 में सिंध का बंटवारा नहीं हुआ। पता नहीं इस बारे में सरदार पटेल ने कोई भी सार्थक निर्णय क्यों नहीं लिया। अब भारत सरकार को सिंध पर आक्रमण कर देना चाहिए और आधे सिंध पर भारत को कब्जा कर लेना चाहिए और वहाँ पर सिंध के हिंदुओं को बसाना चाहिए। इससे सिंध के लोगों को भी एक श्रेष्ठतम और महानतम जीवन बिताने का मौका मिलेगा। वैसे इस कार्य में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, पर ज़्यादा कठिनाई नहीं आएंगी। अखिलेश यादव को इस समस्या के प्रति कोई भी सार्थक विचार नहीं है। अखिलेश यादव के पास इस समस्या के प्रति कोई भी सार्थक विचार नहीं है। इसी तरह से मायावती को भी इस समस्या के प्रति कोई भी सार्थक विचार नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से हिंदू विरोधी पार्टी है।
डीएमके भी एक निरर्थक पार्टी है। भाजपा को छोड़कर सारी पार्टियां देश के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। वैसे भाजपा भी कुछ मामलों में कांग्रेस की तरह ही कार्य कर रही है, जो कि बहुत ही गलत है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बहुत ही विनाशकारी पार्टी है। सिंधु नदी के पानी के बारे में उनके कोई भी सार्थक विचार नहीं है। सिंध के हिंदुओं के प्रति भी ममता बनर्जी के कोई सार्थक विचार नहीं है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां बहुत ही विनाशकारी हैं। ममता बनर्जी की पार्टी आज भी बंगाल की सत्ता पर काबिज है। इसके लिए बंगाल के हिंदू ही जिम्मेवार हैं। उन्होंने ही ममता बनर्जी को सत्ता पर बैठाया है। उनके ही वोट से ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं। अगर बंगाल के हिंदू ममता बनर्जी को वोट नहीं देते तो वे कभी भी बंगाल की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाती। इस तरह हम देख सकते हैं कि ममता बनर्जी भारतीय समाज के लिए बहुत ही खतरनाक बन गई हैं। भारत का संविधान बहुत ही दोषपूर्ण है। ये संविधान भारतीयों से भेदभाव करता है। ये संविधान अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इसलिए इस संविधान को बदलना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर 2014 से पहले कोई भी व्यवहारिक नीति नहीं थी। मोदी जी ने पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर कोई भी व्यवहारिक नीति 2014 में और 2019 में नहीं बनाई थी। जब तक पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों के बल पर बैठ नहीं जाता है, तब तक पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान पूरी तरह से युद्ध में तबाह हो गए थे, तभी वे सही तरह से शांति के मार्ग पर चलने लगे। इसी तरह से पाकिस्तान को सिर्फ युद्ध और शक्ति के माध्यम से ही सुधारा जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को सुधारने का और कोई भी तरीका नहीं है। हमारा संविधान हमारी शिक्षा व्यवस्था के दोषपूर्ण होने के लिए बहुत अधिक जिम्मेवार है। हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे आत्मगौरव को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इसलिए इस शिक्षा व्यवस्था को बदलना बहुत ज़रूरी है। इस तरह मित्रों, भाइयों और बंधुओं, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत आगे बढ़ता रहे, भारत विकास करता रहे। नमस्कार, जय हिंद।